हेलो। हेलो। नमस्कार। कल हम पढ़ रहे थे वायुमंडल का संगठन और इसकी एक क्लास कल हो चुकी है। आज हम इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे। कल हमने डिस्कस किया था वायुमंडल किसे कहते हैं, ध्रुवों पे वायुमंडल सघन होता है तो क्यों होता है, विषुवत रेखा पे विरल होता है तो क्यों होता है। वायुमंडल जो आज पृथ्वी पर पाया जाता है वो आज से कितने साल पहले स्थिर हुआ, जैसा आज वायुमंडल है उस अवस्था में कब आया, और जब पृथ्वी पर वायुमंडल बना उस समय सबसे पहले कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई गई, उसके बाद कौन सी गैस बनी, और आपकी CO2 SO2 किस प्रक्रिया से बनी, ऑक्सीजन किससे बनी, इन सब का हमने अध्ययन किया। इसके बाद हमने बात की वायुमंडल में पाई जाने वाली 8 प्रमुख गैसों का, जिसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस थी। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2, और हमने हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, इन सब की बातें की। और उसके बाद हमने बात की प्रत्येक गैस के बारे में, और सबसे पहले हमने बातें की थी नाइट्रोजन की कि नाइट्रोजन गैस क्या काम आती है, क्या विशेषताएं हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन भूमि को उपजाऊ बनाती है, आग को फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन गैस जो वो स्थिर गैस है, न तो इसकी मात्रा घट रही है और न इसकी मात्रा बढ़ रही है, और ये भारी गैस है, वायुमंडल के निचले भागों में पाई जाती है, सक्रिय है परंतु थोड़ी सक्रिय गैस है, ज्यादा सक्रिय नहीं है, थोड़ी सक्रिय गैस है, यानी कम सक्रिय गैस है। इन सब बातों को कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्सीजन की। ओके, सभी को राम राम, विनोद को भी। जो भी आपके कोई समस्या रहती है, कोई बात नहीं समझ में आती है, दोबारा बतानी है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपकी कमेंट लगातार देख रहा होता हूँ। हाँ, थोड़ा सा भी दूर रहता है तो ध्यान तो करना होता है। आप जब भी कोई बात समझ में नहीं आए दोबारा बतानी है, बिल्कुल बताएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो भी बात बताएंगे। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम एक और भी प्रयास करेंगे कि आपसे कोई, जब भी आपके डाउट इकट्ठे हो जाएं तो कोई एक लाइव सेशन आपसे रखा जाए जिसमें हम बातचीत आपस में कर सकें, गूगल मीट वगैरह पे, तो हम आप एक दूसरे से बातें भी करेंगे। ये सब बातें हमारी आगे की हैं। अभी हम शुरू करते हैं वायुमंडल के संगठन में प्रमुख गैस। कल का वीडियो देख लेंगे, कल का हम रिपीट नहीं करेंगे, समय खराब करने में कुछ नहीं आता। सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रमुख गैसों की, और प्रमुख गैसों में कल हमने नाइट्रोजन की बात की थी। छोटी छोटी बातें एग्जाम में आती हैं, बस उसका हमें क्लियरली पता होना चाहिए। जब हमें नहीं पता होता है तो वो चीजें हमारी गलत हो जाती हैं। जैसे नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है, ये कथन सही है गलत है? तो सही है। भारी गैस है, बिल्कुल भारी गैस है। और मात्रा इसकी क्या है? स्थिर है, न तो नाइट्रोजन की मात्रा घट रही है और न नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है। और क्या काम आती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, बिल्कुल भी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कल भी मैंने आपको बताया था, एक्चुअली ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में 78.8 लिखी हुई है, लेकिन यदि आप टोटल करोगे तो तभी सही बनेगा जब आप 78.03% मान के चलोगे। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए आप जब भी एग्जाम में आए तो राइट आंसर यही करोगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78.8%। ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, हम इसकी बातें कल कर चुके थे। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जब आप सब लोग लाइव रहोगे तो क्लास का बड़ा आनंद रहेगा। ओके, जैसे ये एक पौधा है, ये आपका एक पौधा है। पौधा दो प्रकार की क्रिया करता है, एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया और एक श्वसन क्रिया। दोनों अलग अलग क्रियाएं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, जिसका मतलब होता है अपना भोजन बनाना, और श्वसन रेस्पिरेशन, जिसमें पौधा सांस लेता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे
श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पहला आपका ऑप्शन ये वाला है और दूसरा आपका ऑप्शन ये है कि पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ये 2 नंबर ऑप्शन है। आपको टाइप करना है 1 नंबर सही है 2 नंबर सही है। ओके, तब तक मैं आपको आगे की बात बताता हूं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पहली बात क्या है तो आपको पता रहना चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय गैस है। बिल्कुल भी CO2 और ऑक्सीजन दोनों अत्यधिक सक्रिय गैस है। ये रासायनिक क्रिया करती हैं, हर चीज के साथ करती हैं, लिविंग नॉन लिविंग सब के साथ करती हैं। यहां तक कि जंग लगा हुआ लोहा, उसमें किसका योगदान होता है? ऑक्सीकरण का ही योगदान होता है, ऑक्सीजन का योगदान होता है। तो ये सबसे क्या है? अत्यधिक सक्रिय गैस है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, इसे प्राणवायु कहते हैं। सबको पता है इस बात का, प्राणवायु कहते हैं क्योंकि सभी सजीव, और आपको पता होगा सजीव का मतलब होता है लिविंग, और लिविंग में कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव, ये तीनों ही आपके सजीव होते हैं। सजीव का मतलब यही होता है जो सांस लेते हैं। तो मैंने आपको कहा सभी सजीव श्वसन क्रिया में, कौन सी क्रिया में? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बात केवल यहां तक पता रहती है कि केवल मानव ऐसा करता है, जीव जंतु ऐसे करते हैं। लेकिन मैंने यहां एकदम क्लियर सबसे पहले लिखा है कि पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में आपकी कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं? CO2। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर पेड़ पौधे रात को ऑक्सीजन लेते हैं, दिन में नहीं लेते। नहीं बेटा, दिन में भी पौधे, दिन में जब तक सूर्य रहता है पौधा 2 काम करता है। जब तक सूर्य रहता है तब तक पौधा 2 काम करता है। एक सूर्य का प्रकाश लेता है, वायुमंडल से CO2 लेता है और मिट्टी से नमी लेता है और अपना भोजन बनाता है, और बदले में हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इस पूरी प्रोसेस का नाम है प्रकाश संश्लेषण। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। और ये तब तक रहेगी जब तक ये सूर्य रहेगा। जैसे रात होगी सूर्य चला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण बंद। ओके, अब क्या होता है? पौधा सांस तो दिन में भी लेता है और पौधा सांस रात को भी लेता है, बट रात को प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो जाती है? बंद। रात को पौधा केवल सांस लेता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। इसलिए रात को तो केवल ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, और दिन में दोनों काम करता है। एक आपकी CO2 भी लेता है, ये तो प्रकाश संश्लेषण में लेता है, और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेता है। दोनों को कंपेयर करें दिन में, तो दिन में एक पौधा ज्यादा मात्रा में CO2 ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है बजाय इस CO2 के। आप एक लगभग एक आइडिया लगा लें कि ये पौधा आपके मान लो 2 यूनिट ऑक्सीजन ले रहा है तो 2 यूनिट CO2 छोड़ेगा, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण में 6 यूनिट CO2 लेगा और 6 यूनिट O2 छोड़ेगा। तो दिन में पौधा जितनी छोड़ता है उससे 2 गुना ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए ये अनपढ़ लोगों को बताने की बात थी कि पौधा दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और रात को CO2 छोड़ता है। आप अनपढ़ नहीं हो, नो डाउट, आप MA हो, आप शिक्षक हो भविष्य के, तो आपको ये बात क्लियरली बतानी है अपने बच्चों को जब आप पढ़ाना शुरू करो कि श्वसन क्रिया एक अलग क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक अलग क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा CO2 लेता है और श्वसन क्रिया में पौधा ऑक्सीजन लेता है, और एग्जाम में दोनों बातें अलग अलग आती हैं। अब आपके
कमेंट आने चाहिए इतनी देर में, तो आपको जो भी आपके सवाल रहते हैं, किसी भी प्रकार का सवाल रहता है वो आप पूछ सकते हैं। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखें। आपके दिमाग में जो भी डाउट रहता है वो सभी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। ओके, अब दिमाग में आता है कि सर पीपल रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है? नहीं भाई। तुलसी रात को ऑक्सीजन छोड़ती है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ते। पीपल, तुलसी, ये सब पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सामान्य पौधों की बजाय तेज गति से करते हैं, इसलिए ये दिन में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और यही बात अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए प्राचीन काल में ये कहा गया कि पीपल, तुलसी, ये सब जो पौधे हैं ये रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, ये दिन में ज्यादा मात्रा में छोड़ते हैं, इस बात को समझाने के लिए ऐसा कहा गया है। आपके कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करें। अगली बात पे चलते हैं। कोई किसी प्रकार की समस्या रहे तो आप बताएं। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई? और इसके बाद और क्या काम करती है ऑक्सीजन? तो जीवित जीवों में कोई भी लिविंग जो है, विशेष करके जो हमारे कौन होते हैं, फोना, फोना और फ्लोरा, दो चीज होते हैं। तो ये क्या है? फोना। जीवित जीवों में कार्बोहाइड्रेट्स जानते हो आप? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा का मतलब भी आप जानते हो। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन, ये तीनों आप लोग अपना कमेंट किया करो भाई। प्रोटीन के निर्माण में ऑक्सीजन का अहम योगदान है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जिस व्यक्ति को मोटा होना होता है, सेहत में सुधार करना होता है, वो ऐसे स्थान पे जाए जहां ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिलती है, वहां अच्छी मात्रा में खान पान करे तो जल्दी उसका वेट गेन हो जाता है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि जहां ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है वहां कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, तो ज़्यादा मात्रा मतलब बॉडी में ज़्यादा काम करेंगे। ये आपकी एक बात थी। इसके बाद आप अगली बात पे आ जाइए। ऑक्सीजन कैसी गैस है? सैकिरिये है, ये बात तो हमने बता दी। ऑक्सीजन भारी गैस है, बिल्कुल भारी गैस है। हल्की होती तो हाइड्रोजन और हीलियम के समान ऊपरी भाग में मिलती। भारी गैस है, हाँ जी। और बताइए क्या खास बात है? भारी गैस है तो कहां मिलेगी? वायुमंडल में धरातल के निकट मिलेगी। अतः O2 का अधिकांश भाग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। सही बात है भी। अब आपके दिमाग में आएगा सर 60 किलोमीटर तक मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में तो 120 लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। तो वो क्या होता है? O2 जो होता है वो 60 किलोमीटर तक मिलता है। आप याद रखें, 60 किलोमीटर से ऊपर ऑक्सीजन स्वतंत्र अणु के रूप में, स्वतंत्र अणु का मतलब O, केवल O के रूप में मिलती है, स्वतंत्र अणु के रूप में मिलती है। और हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि ऑक्सीजन कहां तक पाई जाती है? ऑक्सीजन वायुमंडल में 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सर ये बात क्यों बताई, ये क्यों बताई, दोनों में से क्या करें? एग्जाम के आप क्वेश्चन की सिचुएशन देखिए। मान लो ऐसे लिखा आ जाए कि वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, तो 120,
और सवाल आ जाए वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन का अधिकांश भाग पाया जाता है, तो 60 किलोमीटर। तो ये मोटी मोटी बातें होती हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी नहीं बनते, आपको अपना दिमाग भी लगाना होता है। ओके, बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन और क्या काम आती है, सांस लेने के अलावा और क्या काम आती है? तो ऑक्सीजन वस्तुओं के जलने में सहायक है। सही बात है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई वस्तु जलेगी ही नहीं। आप कोयला लकड़ी जो जल रहा है उसको ऊपर से ढक दो, ढकते ही बंद, वो थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं रहेगी। ऑक्सीजन नहीं रहेगी, कोई वस्तु जलेगी नहीं। सही बात है। वॉल्यूम आ रही है क्या सही से? में कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन का अधिकांश, हाँ सही आ रही है। ओके, ऑक्सीजन वस्तुओं के जलने में सहायक है। अतः ऑक्सीजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये आपका पेपर में आ सकता है सवाल। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तथा औद्योगिक सभ्यता का आधार है। आप कहोगे सर औद्योगिक सभ्यता का आधार कैसे है? बेटा, उद्योगों में दो ही चीजें काम में ली जाती हैं, कोयला या खनिज तेल, और दोनों को ही जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल भी तब नहीं जलेंगे जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आपकी गाड़ी भी जब सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है, तभी चल पाती है, तभी ये आपका पेट्रोल डीजल काम करता है। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन और बनते हैं। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तथा औद्योगिक सभ्यता का आधार है। बिल्कुल भाई। आती कहां से ऑक्सीजन? ऑक्सीजन वायुमंडल में कहां से आती है? आपको कल भी मैंने बताया था। पहले वायुमंडल में कौन सी गैस थी? मीथेन गैस थी, जलवाष्प था, फिर आपकी CO2 और SO2 बनी रासायनिक क्रिया से, और फिर उस CO2 से पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण किया। आज भी CO2 को पेड़ पौधे किसमें कन्वर्ट करते हैं? आपके ऑक्सीजन में। तो हरे पौधे, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि बहुत साइंटिफिक वर्ड लिखे। हरे पौधे, सूखा पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा ही नहीं। हाँ जी विनोद, बिल्कुल। हाँ, हरे पौधे एवं सागरीय फाइटो प्लैंकटन, ये प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन का मतलब यही होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, वो वाले पौधे। हरे पौधे एवं सागरीय फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? O2 का निर्माण करते हैं। वैसे ये करते हैं CO2 को O2 में कन्वर्ट करते हैं। वो पेड़ पौधों में लिख देंगे, यहां हमने लिखा कि O2 का निर्माण करते हैं। ओके, ये आपकी 2 नंबर गैस थी ऑक्सीजन। आप देख लो ऑक्सीजन में हमने क्या क्या पढ़ा। ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से सबसे सक्रिय गैस है। बिल्कुल, पेड़ पौधे हो, जीव जंतुओं, मानव हो, श्वसन क्रिया। याद रखना यहां क्या लिखा है? श्वसन क्रिया। सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ओके, जीवित जीवों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का निर्माण में भी ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि ऑक्सीजन नहीं हो तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन नहीं बनेंगे। उसके बाद हमने कहा 60 किलोमीटर तक सामान्यतः पाई जाती है। 60 से ऊपर ओ अकेले ओ अणु के रूप में पाई जाती है, और 120 किलोमीटर से ऊपर पाई नहीं जाती ऑक्सीजन। फिर वस्तुओं के जलने में सहायक है, इसलिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, औद्योगिक सभ्यता का आधार है। हमने कहा कि पेड़ पौधे
और फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अब हमारी 3 नंबर गैस है ऑर्गन। कल से मैं लगातार बता रहा हूं, ऑर्गन की बस एक ही काम की बात है जो आपको चकमा दे सकती है, और वो क्या दे सकती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑप्शन में ना हो तो तीसरे नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में ऑर्गन पाई जाती है। लेकिन बच्चे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जानते हैं CO2 को, इसलिए वो आंसर कर देते हैं CO2। ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऑर्गन तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी कई बार आता है, वो भी अभी डिस्कस कर देते हैं। मान लो 78 के आसपास या 78.03 है, और 08 भी मान ले, 8 भी मान ले, और इधर 20.95 को आप 21 मान लें, तो 99% वायुमंडल में कौन सी गैस है? O2 N2। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। वायुमंडल की 99% वायु किन गैसों से मिलकर बनी है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। तीसरे नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में कौन है? ऑर्गन, 0.93%। आप देख लो, तीसरे नंबर पे ये आ गई, 1% बची थी, उसमें से 0.93 आ गई, तो लगभग ही आ गई। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? फाइटो का मतलब होता है प्रकाश। समुद्र में, समुद्र के पानी में जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वो फाइटो लेयर होती है। फाइटो का मतलब प्रकाश मंडल, हिंदी में इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और उस जहां तक पानी में, समुद्र में सूर्य का प्रकाश जाता है, वहां तक जलीय पौधे उगते हैं, जलीय शैवाल उगते हैं, अलगी उगती हैं, मतलब पौधे उगते हैं। और उन छोटे पौधों का नाम होता है फाइटोप्लैंक्टन। और इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन को समुद्री जीव खाते हैं। इसलिए कभी आपने मछलियों का भोजन फाइटोप्लैंक्टन, जहां फाइटोप्लैंक्टन अधिक मात्रा में होते हैं वहां मछली अधिक मात्रा में होती है, यह भी आपने पढ़ा होगा। ओके, हाँ जी, बिल्कुल। आप बेटा आराम से कमेंट करें, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हो भी, लेकिन मुझे नहीं है। मुझे एक बार पढ़ाने में भी कोई समस्या नहीं है, दूसरी बार पढ़ाने में भी कोई समस्या नहीं है, तीसरी बार पढ़ाने में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं इन सब परिस्थितियों से पहले खुद गुजरा हुआ हूँ। छोटी छोटी बातें जब तक समझ में नहीं आती तब तक आगे बढ़ने में बड़ी परेशानियाँ होती हैं। जब बच्चा अपनी एक छोटी सी बात को क्लियर नहीं करता तो आगे वाली कैसे सीखेगा? उसके दिमाग में जो भी आ रहा है सब क्वेश्चंस के आंसर आए, और इसीलिए ये बैच आपका लाइव चल रहा है। ओके, हाँ। अब बात आती है साहब, ऑर्गन तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो ये काम क्या आती है? कोई काम नहीं आती। सर क्यों नहीं आती? हो सकता है वायुमंडल के ऊपरी भागों में हो ना, हमारे पास है, धरातल के पास है, फिर क्यों काम नहीं आती? क्योंकि ये अक्रिय गैस है। कल मैंने आपको ये बात आई थी, अक्रिय गैस का मतलब है कि ये कोई रासायनिक क्रिया करती ही नहीं है, रासायनिक क्रिया नहीं करती। यह भारी गैस है, भारी गैस है, अतः वायुमंडल के निचले भागों में पाई जाती है, निचले भागों में पाई जाती है। साफ पाई जाती है, सही बात है। निचले भागों में ही हम रहते हैं, तो फिर ये हमने तो कभी नाम सुना ही नहीं, कोई काम लिया ही नहीं। यह अक्रिय गैस है। आप ये भी लिख सकते हो पूर्णतः अक्रिय गैस है। ये किसी के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती, कोई काम नहीं करती है। और कोई काम नहीं करती है तो बताओ फिर आप क्यों जानोगे इसको? ओके, ये आपकी गैस थी ऑर्गन। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आप कमेंट कर दें। ठीक है, आ गई समझ में? ओके, आ गया अभी। अब हमारी 4 नंबर गैस शुरू करते हैं।
4 नंबर गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा पाई जाती है बताओ भाई, वायुमंडल में कितनी मात्रा पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की? बहुत कम। कितनी? 0.036%। पहले ये 0.030 होती थी, आजकल 36 हो गई। बस इतनी बात है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? थोड़ी मात्रा में। अगली बात, सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस, बिल्कुल भाई, ऑक्सीजन भी भारी है, नाइट्रोजन भी भारी है, ऑर्गन भी भारी है, और CO2 भी भारी है, लेकिन चारों में कौन भारी है? CO2 सबसे भारी गैस है। आप कभी भी CO2 यानी धुआं, आपके घर पे चूल्हे से, हारे से, कहीं से धुआं निकल रहा हो, आपने देखा वो निकलते ही नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि भारी होता है। अब आप कहोगे सर कभी कभी तो एकदम ऐसे सीधा ऊपर भी उठता है। वो सीधा बेटा केवल तभी ऊपर उठता है जिस दिन ग्रीष्म ऋतु हो और हमारे यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर उठ रही हो। अब गर्म होके ऊपर उठेगी तो CO2 भी उसके साथ ही ऊपर उठेगी, तभी CO2 ऊपर जाती है, नहीं तो ऊपर नहीं जाती है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। ओके, सबसे भारी गैस है। और ये यही बात आगे भी लिख देता हूं, यह वायुमंडल में 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। केवल 32 किलोमीटर तक पाई जाती है सर, इससे ऊपर नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं पाई जाती। इससे ऊपर वायुमंडल में CO2 नहीं पाई जाती है। सॉरी भाई, 32 नहीं, 90 किलोमीटर तक, गलत लिख दिया हमने। 32 किलोमीटर नहीं था, 90 किलोमीटर था। 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये 90 किलोमीटर से ऊपर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक थी और ये 90 किलोमीटर तक है, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा भारी है। ये 90 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। सर ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। NCERT 11th क्लास में आप देख लोगे, वायुमंडल के संगठन वाले टॉपिक में लिखी हुई है। आपको कहीं भी डाउट होगा तो आपको मैं बताऊंगा कहां लिखी हुई है। ओके, अब सवाल आता है ऑक्सीजन कम मात्रा में फिर भी काम की क्यों है? तो एक तो काम की ये है, एक तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव पॉइंट है, सॉरी CO2 का, और वो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, जो किससे होती है? सूर्य के प्रकाश। वायुमंडल से क्या लेता है पौधा? CO2। और आपके लिए क्या बनाता है? ऑक्सीजन। और धरातल से क्या लेता है? नमी। अब ये ऑक्सीजन साहब तभी बनेगी जब ये CO2 होगी। यदि CO2 नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, क्योंकि फिर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण कहां से करेंगे? प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? तो बिल्कुल एक काम की बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण, हाँ कमेंट थोड़े से दूर है, कल मैं इनको नजदीक कराऊंगा, दिखते कम है। हाँ हाँ, तो ये बात भी आपको साथ साथ लिखना सब कुछ होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 की सहायता से, अकेली CO2 से तो बनाते नहीं, सहायता से भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं तथा O2 का निर्माण करते हैं। बिल्कुल पेड़ पौधे ही हमें CO2 से ऑक्सीजन बना के देते हैं। ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अब वो देखो क्या नेगेटिव पॉइंट है। ये आपका धरातल,
ये आपकी गैस है CO2। CO2 इसकी खास बात क्या है, इसी के लिए ये इतनी सुर्खियों में रहती है, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को आने देती है। आपको इस बात का पता होना चाहिए, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो लघु तरंग के रूप में आता है, शॉर्ट वेव्स के रूप में आता है लघु तरंग। और लघु तरंग जो होती है उसको वायुमंडल रोक नहीं पाता है और वो सीधा आके धरातल पर पड़ता है। इस लघु तरंग के कारण ही जब सूर्य से प्रकाश आता है तो आते समय सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल गर्म नहीं होता, बहुत कम मात्रा में गर्म होता है। आप देख लो केवल 14% सूर्य तब जो है वो सीधा वायुमंडल को सीधा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। फिर क्या होता है, धरातल गर्म होता है और धरातल छोड़ता है पार्थिव तरंग। पार्थिव का मतलब पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई तरंग, और ये जो तरंग होती है दीर्घ तरंग होती है। जिस वस्तु का तापमान या विकिरण करने वाली वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होगा, लघु तरंग होगी। और विकिरण करने वाली वस्तु का तापमान जितना कम होगा तरंग दैर्घ्य उतना ही ज्यादा होगा, उतनी ही तरंग ऐसे घूम घूम के आएगी। और अब इसको ये जाने नहीं देगी, इसको ये नहीं जाने देगी, इसको ये वापिस नहीं जाने देगी। इसका मतलब CO2 सौरिक विकिरणों के लिए पारदर्शी होती है, मतलब सूर्य से आने वाली विकिरणों को तो आने देती है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी होती है। और जब पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी होती है तो फिर यहां तो तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहां तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस प्रकार जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। और पूरी पृथ्वी के तापमान को बढ़ने को क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये चलो आप कमेंट करके बताओगे अभी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे राजस्थान में पहले तापमान 48 डिग्री होता था, अभी 50 डिग्री होने लग गया है, तो क्या हम इसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे? आप कमेंट करके बताओ, तब तक मैं लिख देता हूं इन बातों को। हाँ देखिए, CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है साहब। ये हमने कहा था अभी पहले 30 थी, अब 36 हो गई, तो बिल्कुल बढ़ रही है। अगली बात, CO2 सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी होती है। अतः CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है मतलब ये तापमान बढ़ाने को क्या देती है, तापमान को बढ़ाती है। आपने जो विनोद आंसर दिया है वो गलत दिया है। मैंने आपसे पूछा कि राजस्थान का तापमान पहले 48 डिग्री सेल्सियस होता था, अब वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या इसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे? ना, ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहेंगे बेटा इसको। हाँ, राजस्थान का तापमान भी CO2 की मात्रा बढ़ने से बढ़ रहा है, लेकिन हम इसको ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहेंगे। एक और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप बता देना। अभी आप थोड़ा टाइप करने की स्पीड रखते हो तो कोई टाइप करो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके,
CO2 गैस छोड़ता कौन है? CO2 का उत्सर्जन किससे होता है? जीवाश्म ईंधनों के दहन से। बात तो ये भी ठीक है भाई, जनसंख्या वृद्धि से भी होता है, लेकिन आपको ये बात नहीं बेटा, गलत बात। पैरामैंगनी विकिरणों को नहीं रोकती CO2, पैरामैंगनी विकिरणों को नहीं रोकती। पैरामैंगनी विकिरणों को तो ओजोन रोकती है। ओजोन गैस जो है वो पैरामैंगनी विकिरणों को रोकती है, CO2 नहीं रोकती। अभी आपको आगे बताऊंगा ये भी बात। एक मैं आपको बता दूं, किसी को कोई बात नहीं आती है, बहुत अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको सब कुछ कभी नहीं आता, समय के अनुसार सीखना होता है। आपको आज कोई बात नहीं आ रही, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज हमने क्लास पढ़ा दी फिर भी आपको नहीं आ रही, ये गलत बात है। आज आपको कुछ भी नहीं आ रहा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप क्लीन चिट हो। जो हम लिखेंगे वही लिखा जाएगा, और हम वही लिखेंगे जो एग्जाम में आने वाला है, तो आपके दिमाग में वही चीजें लिखी जाएंगी, आप एग्जाम पास हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपने आप से कमियां छुपाना गलत बात है। जो भी बातें नहीं समझ में आती आप लिखा करो, मैं आपको बताता चलूंगा ये आपने सही नहीं लिखा। ओके, CO2 का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधनों के दहन से होता है, बिल्कुल। एक जब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो एक बात और भी कर लें, शुक्र व मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह के वायुमंडल में 90% से अधिक CO2 पाई जाती है। ये कंपेयर कभी मान लो एग्जामिनर पूछ ले तो हमारे शुक्र और मंगल दो ग्रह ऐसे हैं जिनके 90% तक आपके क्या पाई जाती है? CO2। और इसीलिए शुक्र वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बहुत बच्चों के दिमाग में यह भी आता है कि सर शुक्र और बुध सूर्य के नजदीक है इसलिए तापमान ज्यादा है। ना ना ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी ग्रह का तापमान वहां के वायुमंडल पे निर्भर करेगा, यह बात ध्यान रख लेना। ओके, अब हमारी बात क्या चल रही थी, मैं भूल गया अभी। मैं आपको बता रहा था ना, अभी बताएंगे। हाँ, ये वाली जो राजस्थान के तापमान वाली बात, उसको दोबारा रिपीट करता हूं। जैसे एक लंकाशायर, ये आपका यूके में एक शहर है और ये औद्योगिक प्रदेश भी है, लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो सब मशीनें कोयले से चलती थी और कोयले से CO2 अत्यधिक मात्रा में निकलती है, और इस लंकाशायर शहर के ऊपर CO2 गैस का बादल बन गया। और जिस लंकाशायर शहर का तापमान 15 से 20 डिग्री होना चाहिए था, उस CO2 की वजह से इसका तापमान 40 से 50 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 40 से 50 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। जो तापमान 15 से 20 डिग्री होना चाहिए था वो तापमान 40 डिग्री हो गया। बताओ अब इसको क्या कहोगे? क्या इसको ग्लोबल वार्मिंग कहोगे? ना, इसको कहेंगे हम अब उष्माद्वीप। इसको हम उष्माद्वीप कहेंगे, हीट आइलैंड, हीट आइलैंड कहेंगे, उष्माद्वीप। ये उष्माद्वीप का उदाहरण है। ऐसे ही जब केवल राजस्थान के मरुस्थल का तापमान बढ़ता है तो वो उदाहरण है उष्माद्वीप का। किसका उदाहरण है? उष्माद्वीप का। तो सर ग्लोबल वार्मिंग किसका उदाहरण है? बेटा ग्लोबल वार्मिंग जैसे ये आपकी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी और पूरी पृथ्वी का औसत तापमान पहले था 15 डिग्री, 15 डिग्री, और अभी ये 15 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस हो गया 15.5। अभी आपकी जितनी किताबें आएंगी उसमें पृथ्वी का औसत तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्यों? क्योंकि CO2 ने पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई पार्थिव तरंगों को बाहर नहीं जाने दिया, और इससे पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। और पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो उसको हम क्या कहेंगे?
ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, तापन, भूमंडलीय ऊष्मन, ये सारे एक ही शब्द हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव। अब कई बच्चों को लगेगा सर ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये भी सेम बात यही है। ये ग्रीन हाउस नाम क्यों आया? ये ग्रीन हाउस नाम ऐसे आया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है, उसके ऊपर वैज्ञानिकों ने एक कांच का घर बनाया और उस कांच के घर के अंदर, किसका घर? कांच का घर बनाया। और कांच का घर बनाया तो कांच की खास बात होती है सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है, वापिस जाने नहीं देता। अब उस अंटार्कटिका पे उस कांच के घर के अंदर इतना तापमान हो गया कि उसके अंदर सब्जियां बोई गई और वो घर जो है वो हरा भरा हो गया, इसलिए उसका नाम हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव। इसलिए CO2 भी यही काम कर रही है। तो CO2 को भी क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस आगे आपको पढ़ाऊंगा पर्यावरणीय समस्याओं में। अभी एक बार के लिए इतना ही, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अभी मैं अगली गैस शुरू करता हूं। हाँ भाई, एक बार आप कमेंट करें बातें समझ में आ गई तो। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अगली बात शुरू करें। अगली हमारी गैस है ओजोन। कौन सी गैस आ गई हमारी? ओजोन। आप बताइए ओजोन के बारे में आप क्या जानते हैं? जल्दी से आप कमेंट करें, ओजोन के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन कौन सी गैस पढ़ ली हमने? नाइट्रोजन पढ़ ली, ऑक्सीजन पढ़ ली, ऑर्गन पढ़ ली, CO2 पढ़ ली, यानी कि 4 गैसें हमने पढ़ दी। 5वीं गैस हमारी आ गई ओजोन। ओजोन, सबसे पहला सवाल, ओजोन गैस होती क्या है, कैसे बनती है, क्या काम करती है? तीनों सवाल देखिए। ओजोन गैस O3 होती है, पहली बात। बनती कैसे? जब O2 में O मिल जाता है तो O3 बनती है। सर ये O कहां से आएगा, ये भी बताएंगे साहब, ये भी सुनो आप, अभी बताएंगे। पहली बात तो यही है, ओजोन ऑक्सीजन का त्रिएटामिक रूप है। त्रिएटामिक मतलब 3 अणुओं वाला रूप है। इससे तीखी गंध आती है। हमने कहा था कि वायुमंडल की वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, लेकिन ये एक ऐसी गैस है जिससे क्या आती है? इससे गंध आती है, बिल्कुल आती है भी, आपकी इससे गंध आती है। और इसका रंग भी होता है, यह नीले रंग की उत्तेजक गैस है। नीले रंग की उत्तेजक गैस है। उत्तेजक मतलब आप किसी में डाल दोगे तो विस्फोट भी हो जाएगा। आप यदि कहीं डाल दोगे इसको तो इसमें विस्फोट भी हो सकता है। ये ऐसी उत्तेजक गैस है, बिल्कुल। ये बात भी लिख देते हैं। अधिक सांद्रण होने पर क्या करती है? विस्फोट के साथ
विघटित हो जाती है, विस्फोट के साथ विघटित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई। एक तो आप पहले सुने, ये आपका धरातल ऊंचाई में चले लगभग 10 किलोमीटर से 40, 50, 60 किलोमीटर तक, वहां पे आपकी गैस है O2। ठीक है जी। इस O2 के साथ होता क्या है, जो सूर्य से यूवी रेंज आती, बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा चूक जाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी। जो सूर्य से यूवी अल्ट्रावायलेट रेंज आती है, वो जैसे O2 के ऊपर गिरती है, O2 की ताकत कम होती है, वो विखंडित हो जाती है, और ये आपकी O जो है, ये O2 जो है, ये और O में बदल जाती है, O और O में बदल जाती है, एक तरीका। दूसरा क्या होता है, तड़ित झंझा। आपने नाम सुना है तड़ित झंझा? लिखवा दूंगा, मैं लिखूंगा एक एक बात आपको। वैसे मैं कहता हूं कि आप कॉपी रखो, आप साथ साथ लिखो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी का नियम होता है, नंबर 1 बात को ध्यान से सुने, नंबर 2 नोट करें, नंबर 3 रिवीजन करें, नंबर 4 PYQ करें। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आप ये चारों काम करोगे तो आपके पास सफलता बिल्कुल आएगी, और आप चारों में से एक भी नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी बात। ये बात ध्यान रखना। ओके, तो तड़ित झंझा क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बताएगा तड़ित झंझा क्या होता है? जब हवा गर्म होके सीधी ऊपर उठना शुरू कर दे, जब तिरछी उठेगी तो वातागर में उठेगी, घूम के उठेगी तो चक्रवात में उठेगी, जब पवन एकदम सीधी ऊपर उठना शुरू कर दे तो उसको तड़ित झंझा कहते हैं। आप सोचिए, जब एकदम सीधी ऊपर उठेगी तो बहुत जल्दी ठंडी होगी, क्योंकि 2 किलोमीटर मान लो चली तो 2 की 2 ऊपर ही तो जा रही है, और आपको पता है 1 किलोमीटर ऊपर हवा जाने पर उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो जैसे हवा सीधी ऊपर उठती है तो हवा बहुत जल्दी गर्म होती है, और हवा में जो जल वाष्प होता है वो पानी की बड़ी बूंद बना देता है, और वो पानी की बड़ी बूंद अपने आकार को बनाए नहीं रख पाती और वो बिखर जाती है। और जैसे पानी की बूंद टूटती है तो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक, ये पानी की बूंद है, ये प्लस और ये माइनस दोनों टूट गए, और एक इधर से टूटी उसकी प्लस और माइनस, इसका इधर माइनस था, उस बूंद का प्लस है, दोनों टकराएंगे, जोर की बिजली उत्पन्न होगी, और ऊर्जा उत्पन्न होने से हवा बहुत तेज चलेगी गर्जन के साथ, और उस तेज हवा, उस तड़ित झंझा से आपकी O2 जो है वो टूट जाती है, और ये OO में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ऑक्सीजन के अणु टूट के O में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई? अब आपकी ये O ये स्वतंत्र हो गए, और फिर ये किसी और O2 के साथ मिलकर आपके O3 बना देते हैं, और अब की बार O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 भाई इकट्ठे हो गए, और अब की बार सूर्य के प्रकाश से यूवी रेंज आती है, और अब की बार O3 इसको पकड़ लेती है कि अब की बार आजा, अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब ये 3 हो गए, और अब की बार ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आई तो कमेंट करें। बेटा देखो, बात बताया करो, नहीं समझ में आई तो थोड़ा जोर आता है बात बताने में, समझाने में। अब जब आप लोग बताओ हाँ सर समझ में आई तो मन करता है। ओके, तब तक मैं लिख देता हूं तो आप बता दो। अधिक साधारण होने पर विस्फोट के साथ विघटित हो जाती है। ओजोन पाई कहां जाती है? हर एग्जाम में सवाल आया है, ओजोन गैस का सर्वाधिक सांद्रण कहां पाया जाता है? बताओ।
सर्वाधिक सांद्रण कहां पाया जाता है? 10 से 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। सबसे ज्यादा ओजोन गैस 10 से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यह बात आपकी NCERT में लिखी है, इसलिए इसके ऊपर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। 11th क्लास के NCERT में लिखी है। अब चलो, ये तो किलोमीटर वाली बात आएगी तब तो आप बता दोगे, लेकिन सवाल आ गया ओजोन परत पाई जाती है। कोई बात नहीं, एक बार आप अभी एक बार सुनो, फिर नहीं समझ में आए फिर बताएंगे। हाँ, ओजोन परत पाई जाती है अक्षोभ मंडल में, निचले समताप मंडल में, ऊपरी समताप मंडल में, मध्य मंडल में। अब सर हमने तो केवल समताप मंडल पढ़ा था, अब क्या उत्तर बताएं? तो आपको पता रहना चाहिए कि समताप मंडल जो है वो कहां से कहां होता है। अक्षोभ मंडल औसतन 13 किलोमीटर तक होता है और समताप मंडल की ऊपरी सीमा 50 होती है। तो इसके अनुसार तो पूरे समताप मंडल में ही ओजोन है। अब ऑप्शन आ गए साहब दो, निचला समताप मंडल और ऊपरी समताप मंडल। तो क्या करें, जब दो आ जाए तो निचले समताप मंडल में ज्यादा सांद्रण होता है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा अधिकता जो है वो 15 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक होती है और वो समताप मंडल का निचला भाग होता है, याद रखें। ओजोन परत, अब इसको ओजोन परत कहना शुरू कर दें। ओजोन परत वायुमंडल की निचली समताप मंडल, निचली समताप मंडल में ओजोन परत वायुमंडल की निचली समताप मंडल में पाई जाती है। यानी समताप मंडल के भी दो ऑप्शन हो जाएं, ऊपरी समताप मंडल और निचला समताप मंडल, तो आपके ओजोन परत निचले समताप मंडल में मिलेगी। अब बताओ, ओजोन गैस स्थिर है अस्थिर है? भाई सबको दिख रही अस्थिर है। ओजोन तो पराबैंगनी विकिरण आएगी तो इस ओ को, भाई सबको अवशोषित थोड़ी कर पाती है, सबको अवशोषित थोड़ी कर पाती है। ओजोन गैस को बहुत सारे आपको नाइट्रेट ऑक्साइड है, CFC है, HFC है, ये तोड़ती है, नुकसान करती है। ओजोन को तो रोक लेती है ये, ओजोन गैस पराबैंगनी विकिरण को तो रोक लेती है, लेकिन ओजोन को भी तो नुकसान पहुंचाने वाली गैस है, मेनली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, एक कैलोरीन का अणु 1 लाख ओजोन अणुओं को तोड़ देता है। सोचो आप, तो ओजोन स्थिर कहां रहेगी? अस्थिर रहेगी। ओजोन एक अस्थिर गैस है, बिल्कुल। कभी ये मात्रा इसकी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आपको ये बनने वाली बात मैं लिखवा देता हूं, और एक बार एक बच्चा कह रहा है कि सर दोबारा बताओ, उनको दोबारा भी बता देते हैं। ये O2 है, ये सूर्य है, इससे एक विकिरण आई UV अल्ट्रावायलेट रेंज, उसने इस O2 को तोड़ दिया, तो ये बन गई अब और O। एक बात, एक आपका कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कौन तोड़ता है? तड़ित झंझा। तड़ित झंझा भी ऑक्सीजन को OO में तोड़ देता है, और अब ये OO किसी भी O2 के साथ मिलकर O3 बना देते हैं, और ये आपकी गैस बन जाती है O3। और अब UV रेंज आती है, उसको ये कर लेती है, पकड़ लेती है, और अब धरातल पे नहीं आ पाती। ये बात मैंने आपको बताई है। वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरण, इसी का नाम होता है UV, पराबैंगनी विकिरण, तथा तड़ित झंझा के दौरान, तड़ित झंझा के दौरान विद्युत विसर्जन से, विद्युत
विसर्जन से ऑक्सीजन के अणु टूट जाते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन के अणु टूट जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? O2 जो है वो और O में बदल जाता है। यानी आप ये कह सकते हो ऑक्सीजन दो अलग अलग अणुओं में टूट जाती है। ऑक्सीजन दो अलग अलग अणुओं में टूट जाती है। अब देखो, ये टूटे हुए ऑक्सीजन के अणु पुनः O2 के साथ मिलकर O3 बनाते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई तो अभी बता देता हूं। ये O2 प्लस O और इसमें एक M भी होता है, वो O3 प्लस M बन जाता है। अब आप कहोगे सर ये M क्या है? ये मोमेंटम होता है, मोमेंटम। ये साइंस की भाषा में कभी आप सुनोगे तो मोमेंटम होता है। मतलब ऑक्सीजन के अणुओं के टकराने से प्राप्त ऊर्जा होती है। ऑक्सीजन के अणुओं के टकराने से प्राप्त ऊर्जा M को प्रदर्शित करती है। अब एक बात हो, ओजोन बनेगी कहां? तो जहां यूवी रेंज ज्यादा आएंगी और जहां तड़ित झंझा ज्यादा होगा। ये दोनों ही काम उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में होंगे, क्योंकि शीतोष्ण और शीत कटिबंध में तो सूर्य की तरंगें ही तिरछी जाती हैं, वहां यूवी रेंज कहां से आएंगी? एक बात, तड़ित झंझा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तड़ित झंझा तो मैंने कहा पवनों का गर्म होकर सीधा ऊपर उठना तड़ित झंझा होता है। तो ओजोन का निर्माण, ये काम की बात है। ओजोन का निर्माण उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होता है। सब बातें इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होता है। जो ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण से ध्रुवों की ओर कुछ भाग, सारा तो कैसे जाएगा? ध्रुवों की ओर चला जाता है। मतलब बनती तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है, लेकिन आपके जेट स्ट्रीम वगैरह इनसे क्या करती है? ध्रुवों की ओर भी चली जाती है। ओके, ओजोन करती क्या है? O3 सूर्य से आने वाली यूवी तरंगों से बचाती है, जिससे पृथ्वी पर त्वचा कैंसर जैसे रोगों से बचाव हो जाता है। त्वचा कैंसर जैसे रोगों से बचाव हो जाता है। अतः ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच या छाता यानी अम्ब्रेला,
छाता कहते हैं। याद रखना, सुरक्षा वोल्व जो होता है वो ज्वालामुखी को कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा वोल्व ज्वालामुखी होता है, और आपका ओजोन परत जो होती है वो सुरक्षा कवच होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो आप बताओ। हाँ जी, कमेंट करके बता दो। जल्दी बताओ। हाँ जी, चलो फिर से शुरू करते हैं। अब हमारी गैसें कंप्लीट हो गई, जितनी भी गैस थी, इंपॉर्टेंट गैसें यही थी, बाकी की जरूरत नहीं रहती। अब आपको याद हो तो हमने कहा था वायुमंडल 3 घटकों से बना होता है। 1 नंबर पे गैस, जिसको हमने कंप्लीट कर दिया। 2 नंबर पे हमने कहा था क्या अभी, धूल कण। धूल कण, बिल्कुल धूल कण थे। और 3 नंबर पे हमने क्या कहा था, जल वाष्प। तो अब हम बात करेंगे धूल कण की। ओके, आपके धूल कण काम क्या करते हैं? धूल कण सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है धूल कण का, ये बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट काम एक ही है, धूल कण, रेत का कण, नमक का कण, राख का कण, धुएं का कण, ये सब कण आपके धूल कण कहलाते हैं। ये करते क्या हैं? ये हवा के अंदर रहते हैं, और जब वायु ठंडी होती है तो वायु के अंदर जो जल वाष्प होता है वो ठंडा होने के बाद जैसे ही जल में बदलता है, जैसे ही जल में बदलता है, वो सबसे पहले इस धूल कण के चारों ओर इकट्ठा होता है। क्यों? क्योंकि ये धूल कण पानी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और उनको अपनी ओर इकट्ठा करते हैं। ये अपने और इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि धूल कण किसका काम करते हैं? आर्द्रता ग्राही केंद्र का। इसका मतलब होता है कि धूल कण किसका काम करते हैं? आर्द्रता ग्राही केंद्र का। यानी पानी को अपनी ओर इकट्ठा करके बूंद बनाने का काम करते हैं। और जब ये बूंद बनेंगी तो क्या बनेगा? बादल। और बादल बनेगा तो क्या होगी? वर्षा। तो आप समझ गए, ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। धूलकण आर्द्रता ग्राही केंद्र का कार्य करते हैं, ये वर्षा करने और बादल बनने में सहायक होते हैं। ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कण, नमक के कण, राख के कण, धुएं के कण, कोई भी उल्का पिंड के कण, कोई भी पराग कण आदि को
आदि को धूल कण या कणिका में पदार्थ, कणिका में पदार्थ कहते हैं। सही बात है। ये वायुमंडल के निचले भागों में मिलते हैं। वायुमंडल के निचले भागों में मिलते हैं, बिल्कुल। ऊपर का जाएंगे कहाँ, बारिश के साथ नीचे आ जाएंगे, ज्यादा ऊंचाई तक जा नहीं पाएंगे। ये क्या करते हैं, तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये आर्द्रताग्राही केंद्र का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं, आर्द्रताग्राही केंद्र का। अतः ये बादल बनने, एवं वर्षा करने में सहायक हैं। बादल बनने और वर्षा करने में सहायक हैं। एक काम और भी करते हैं, लेकिन उसमें केवल इनका योगदान नहीं होता। वायुमंडलीय गैस एवं धूल कणों के वर्णात्मक प्रकीर्णन, ये आपको सूर्य तप वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन से ही आकाश का रंग नीला, एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय कैसा दिखता है, बताओ। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल या नारंगी कह सकते हैं, के समय लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ओके, ये आपकी बात है, ठीक है। एक बहुत दिन पहले बहुत आसान से एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, एरोसोल क्या होते हैं। एरोसोल यही बता देता हूं, एरोसोल, ये एरोसोल है, ये एरोसोल है। ये अब क्या है, ये एरोसोल है। इनका नाम होता है एरोसोल। ये बिल्कुल एरोसोल का उदाहरण है। आप समझ गए। चलो मैं लिख भी देता हूं, एरोसोल। वायुमंडल में निलंबित, ये ज्यादा शुद्ध हिंदी यूज हो गई, लटकते हुए मतलब धरातल में नहीं टिके होने चाहिए, लटकते हुए कणों तथा उनके ऊपर क्या होना चाहिए, तरल बूंद, जलवाष्प नहीं, तरल बूंद, कणों तथा तरल बूंद के सम्मिलित रूप को एरोसोल कहते हैं। उदाहरण बताओ भी इसका, बादल, कोहरा, धुंध। बादल, कोहरा, धुंध, या आप कुहासा भी कह सकते हो, कोहरा, कुहासा, धुंध, ये कुहासा, ये आपके क्या होते हैं,
एरोसोल होते हैं। अब आप क्या जे ओस एरोसोल है क्या ना, ओस जो होती है उसमें पानी किसी सतह के ऊपर जमता है, सतह के ऊपर जाके पानी बनता है। इतनी बातें समझ में आ गई? जल्दी बताओ कमेंट करके आप, इतनी बातें समझ में आ गई तो ठीक है जी, समझ में आ गई तो आपके बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ गया सी, जलवाष्प। आप बताओ जलवाष्प क्या काम करेगा? क्या अकेला धूलकण बादल बना देगा? क्या अकेला धूलकण वर्षा कर देगा? नहीं, नहीं करेगा। अकेला धूलकण भी नहीं करेगा, अकेला जलवाष्प भी नहीं करेगा। अकेला जलवाष्प भी न तो बादल बना सकता है और न वर्षा कर सकता है, दोनों चाहिए। अब थोड़ी सी बातें और हैं, इसकी सामान्य बात है, कोई ज़्यादा समझाने की है नहीं, और आज की क्लास को फिर हम एंड भी करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो एक बार बता दो। जलवाष्प होता क्या है? जल का गैसीय रूप जलवाष्प कहलाता है। जल का गैसीय रूप जलवाष्प कहलाता है। सही बात है भी। जल तीन रूप में होता है, तरल रूप में पानी, ठोस रूप में बर्फ और गैसीय रूप में जलवाष्प। वायुमंडल में कितना होता है जलवाष्प? वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 2%। कल भी मैंने आपको बताई थी सबसे पहले 2%। ये क्या होती है 2%? ये हवा के आयतन का होती है, आयतन का। जितना वायुमंडल ने स्थान घेर रखा है उसका 2% जो है वो आपके किसने घेर रखा है? जलवाष्प ने। अधिकतम जलवाष्प कितना होता है? अधिकतम जलवाष्प वायुमंडल में, दोनों बातें एक साथ बता देता हूं। एक तो याद रखना अधिकतम भूमध्य रेखा पर होता है। कितना होता है साहब? तो हमारी एनसीईआरटी तो कहती है 4% होता है और वैसे 5% तक माना जाता है, तो भूमध्य रेखा पे 4% होता है। और न्यूनतम जलवाष्प कहां होता है? न्यूनतम जलवाष्प होता है ध्रुवों पर। कितना होता है? 0.5, वैसे 0.5% होता है, आधा। शून्य का भी नहीं होता, थोड़ा बहुत पानी तो रहता ही है। 0.5 की बजाय 0.2 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज रूप में हम 0.5 बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती है, और नीचे धरती से लेके ऊपर की ओर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे उतना ही हवा में जलवाष्प कम होता जाएगा। क्यों? जलवाष्प ज्यादा होगा तो धरातल के निकट ही पवन बारिश कर देगी, ऊपर नहीं जाएगा कभी। तो ये बात याद रख लेना, नोट। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तथा धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती है। जलवाष्प की मात्रा घटती है। ठीक है जी। जो जो हम ऊपर की ओर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो भी घटेगी। ठीक है, अगली बात पे आ जाओ। ये बात भी आपको बता दूं, ऊंचाई की ओर कितना क्या रहता है, ये भी काम की बात है। जलवाष्प
का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये हर किताब में अलग अलग डाटा मिलते हैं, इसलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हमारे पहले 11वीं क्लास की किताब आती थी उसमें लिखा हुआ है। अब नहीं आती, अब तो एनसीईआरटी आती है। अब वाली एनसीईआरटी में क्या लिखा है सर? अब वाली एनसीईआरटी में लिखा है 90 किलोमीटर से ऊपर जलवाष्प नहीं पाया जाता है। 90 किलोमीटर तक भी नहीं पाया जाता भी, ये तो 90% 8 किलोमीटर तक पाया जाता है, 99% 13 किलोमीटर तक मिल जाएगा, उससे ऊपर होता ही नहीं है। लेकिन 90 किलोमीटर से ऊपर जलवाष्प नहीं पाया जाता, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है आजकल वाली नई वाली किताब में। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सब मैं 11वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11वीं क्लास की बात है। ये दोनों मैंने क्यों बताई, क्योंकि इसमें आप जब कोई भी गाइड पढ़ोगे और कोई किताब पढ़ोगे तो अलग अलग डाटा मिल जाते हैं, तो आपके दिमाग में आता है सर ने बताया वो सही है या वो पहले वाला सही है, कौन सा सही है। तो देखो सब बातें सही हैं। एक बताओ, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। अभी तो आप देखोगे तो आपके वायुमंडल में जलवाष्प बहुत ज्यादा मात्रा में है, और एक समय हमारे मई जून होता है, मई होती है, उस समय बिल्कुल ही नहीं होता, बिल्कुल जलवाष्प होता ही नहीं, एकदम शुष्क हवा होती है। होती कि नहीं होती है बताओ? एकदम शुष्क हवा होती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ओके, जलवाष्प काम क्या आता है? तो जलवाष्प के संघनन, संघनन का मतलब होता है ठंडा होके जलवाष्प का वापिस जल में बदलना। दो शब्द होते हैं, एक वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का जलवाष्प में बदलना, एक होता है संघनन, संघनन का मतलब होता है जलवाष्प का जल में बदलना, और एक होता है ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन होता है किसी भी ठोस का सीधा गैस में बदलना। हमारी भूगोल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन साइंस में होता है। कपूर की जो गोली होती है वो बिना तरल में बदले सीधी गैस बन जाती है, और हमारी भूगोल में ये होता है कि जलवाष्प है वो तरल में बदले बिना सीधा ठोस में बदल जाए तो भी उसको ऊर्ध्वापातन कहेंगे। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा संघनन वाले टॉपिक में, आगे जाके आर्द्रता वाले टॉपिक में। कोई भी चीज जहां पढ़नी है वहीं पढ़ेंगे। जलवाष्प के संघनन से बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। भी धूलकण तो चाहिए ही, नहीं तो बात बनेगी नहीं, है ना। एक काम की और बात भी है। इतनी बातें समझ में आ गई? एक बार बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? ठीक है जी, अच्छे बच्चे हो आप सब लोग। एक आपको याद रखना है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष आपने देखा होगा, इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल, प्रभामंडल को ज्योतिर्मंडल भी कह देते हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बनता है ये प्रभामंडल, और इंद्रधनुष आपने देखा होगा 7 कलर वाला बनता है। तो इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल जलवाष्प के कारण बनते हैं। ठीक बात है, तभी आपसे कहा जाता है कि प्रभामंडल, सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर ज्योतिर्मंडल या प्रभामंडल बनना चक्रवात के आने की पूर्व सूचना होते हैं। वो यही तो बताते हैं कि हवा में पानी आ गया, अभी चक्रवात आएगा, बारिश होगी, यही बात तो बताते हैं।
और क्या बताते हैं? एक जलवाष्प की, बादल की एक ही बात है, जलवाष्प या बादल की और खास बात है। हाँ, और वो क्या खास बात है वो देख लीजिए आप। वो ये खास बात है कि ये आपका बादल है, बादल, क्लाउड्स, बादल या जलवाष्प, एक ही बात है, कोई फर्क वाली बात है ही नहीं। जलवाष्प ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को वापिस भेज देता है, परावर्तित कर देता है। जो बच्चा ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है उसको पता है पृथ्वी के एल्बिडो में सर्वाधिक योगदान बादल का होता है। होता है कि नहीं होता है बताओ? होता है। एक जब ये रात को पार्थिव विकिरण छोड़ती है पृथ्वी, तो उसको भी वापिस नहीं जाने देता। आप नोट कर लीजिए, दिन में बादल आ गया, सूर्य का प्रकाश धरातल पे नहीं आएगा। अब हमारे 1-2 दिन से आप देख रहे हो सूरज दिख ही नहीं रहा। क्या सूरज कहीं चला थोड़ी गया? नहीं नहीं, बादल आए हैं। बादल सूर्य के प्रकाश को वापिस लौटा देते हैं, तभी हमारे यहाँ क्या नहीं है, गर्मी नहीं हो रही। और सर्दियों में जिस दिन बादल हो जाते हैं उस दिन रात का तापमान जो है वो कम नहीं होता, बर्फ नहीं जमती है। आपने सुना भी होगा गांव में कि आज बादल आ गए, आज बर्फ नहीं जमेगी। बिल्कुल नहीं जमेगी, क्योंकि बादल सूर्य के प्रकाश को वापिस भी नहीं जाने देते, न तो आने देते न जाने देते हैं। याद रखना, CO2 आने देती है, जाने नहीं देती। न ये तो आने देता है और न जाने देता है। इसलिए जलवाष्प को पृथ्वी की, या बादल को पृथ्वी की कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबल कहते हैं। सीधा लिख दूं, ये बात समझ में तो आएगी। जलवाष्प या बादल ने तो पृथ्वी को ज्यादा गर्म होने देते हैं और न ही ज्यादा ठंडी होने देते हैं। अतः जलवाष्प या बादल को पृथ्वी की कंबल कहते हैं। जलवाष्प या बादल को पृथ्वी की कंबल कहते हैं। अब बताओ, आज की क्लास समझ में आ गई हो तो विराम दे। बताइए, आप कमेंट कीजिए, कोई और बात है तो आप बताइए। शाबाश, जल्दी बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो। चलो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फियर। आज हमने पढ़ा संगठन, और इसी के साथ ओके, अलविदा।